घर के पिछवाड़े में एक गमला भी टूटे तो एक आवाज़ ज़रूर शामिल होती है। ज़रूर अमेरिका ने कुछ किया होगा। यूँ दुनिया में कहीं कुछ हो, अमेरिका का नाम आए, ये क्लीशे बन चुका है। पर सुधीजन बताते हैं कि कोई भी क्लीशे यूं ही क्लीशे नहीं बन जाता। उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई का पुट होता है। और बात तेल की हो तो इस क्लीशे को थोड़ा और बल मिल जाता है। आज की खबर सोमालिया से है। इस देश का नाम आपने सुना होगा। भूखे बिलखते बच्चों की मदद की गुहार लगाती तस्वीरों के नीचे ये नाम सोशल मीडिया पर मौजूद रहता है। सोमालिया, इसका नक्शा तो समझिए जरा। अफ्रीका का नक्शा देखिए, महाद्वीप का। यमन से ठीक नीचे एक सींग का आकार बनता है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है और इस पर बसा है सोमालिया। इसकी राजधानी है मोगादिशु। इसके पश्चिम में इथियोपिया है, उत्तर पूर्व में जिबूती, दक्षिण पश्चिम में केन्या, पूर्व में हिंद महासागर, उत्तर में अदन की खाड़ी और खाड़ी के पार सऊदी अरब, ओमान, यमन और कतर जैसे देश। आ गई तेल की बात। खाड़ी के देशों की तरह अफ्रीका का ये देश भी कच्चे तेल के भंडार में समृद्ध है। कई दशकों तक चले गृह युद्ध के बाद यहाँ थोड़ी शांति आई है, पर वैसे शांति जो आई है वो सदा नीरा नहीं है, मजबूत नहीं है, क्योंकि शांति के साथ अशांति भी आ गई है, दोबारा दस्तक दे रही है। मुख्य खबर तो यही हो सकती है कि यहाँ की राजनीति में रस्साकसी शुरू हुई, लेकिन पीछे का खेल तेल से जुड़ा है। और अगर तेल है तो फिर कौन है? यू गॉट इट। मोटा माटी खबर यही है। सोमालिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया। प्रधानमंत्री बोले संविधान के तहत राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते, बाकी जो है सो है ये है। पर बात फंस गई है सेना पर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारा हुक्म मानो, राष्ट्रपति कह रहे हैं मार्क में हूँ, तेजा उधर है। और इसका फायदा किसे मिल रहा है? आतंकी संगठनों को। खतरा है कि दोबारा 2010 जैसे हाल ना हो जाएं, जब ये देश गृह युद्ध से गुजर रहा था। सोमालिया की हालत अभी भी खास दुरुस्त नहीं है। कोरोना और भुखमरी है, लेकिन एक स्टेबल राजनीतिक सिस्टम है जो कुछ सालों से चल रहा था। अगर ये ढह गया तो भयंकर त्रासदी और अशांति आएगी। आप कहेंगे सानू की, तो हम कहेंगे वो क्या है कि अशांति का एक और नियम है। ये जब आती है तो एक जगह पर सीमित नहीं रहती, फैलती है। इसलिए जानिए क्या है सोमालिया की कहानी, क्या चल रहा है वहाँ की सियासत में, और इसमें तेल और अमेरिका का क्या रोल है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। दुनियादारी में आगे बढ़ें इससे पहले ज़रूरी है कि थोड़ा पीछे लौटें इतिहास में। औपनिवेशिक दौर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर ब्रिटेन का कब्जा था, पर सिर्फ ब्रिटेन का नहीं, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल सोमालिया पर इटली का भी कब्जा था। इसलिए सोमालिया के अलग अलग हिस्से थे और उन अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग कल्चरल इम्पैक्ट, प्रभाव रहा। सोमालिया के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो इटली के प्रभाव वाले हिस्से से आते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जब यूएन बना तो उसने अफ्रीका महाद्वीप में भी शांति लाने की कोशिश की। 10 सालों तक कोशिश चलती रही। फिर 1960 तक इटली के कब्जे वाले एरिया में एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो गया। लेकिन जो ब्रिटेन के आधिपत्य वाला इलाका था सोमालिया का, वहां पर कबीलाई संस्कृति ज्यों की त्यों बनी रही। फिर आया 1961 का साल। अब तक सोमालिया में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संविधान सब तैयार हो गया था, पर कबीलों की आपसी रंजिश के चलते हालात नाजुक थे। इन कबीलों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए थी, लेकिन उन्हें लोकतांत्रिक तरीकों का अनुभव नहीं था। अब छोटा सा देश, उसमें भी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट का झंझट लगातार कायम हो तो कैसे काम चलेगा। 7-8 बरस इसमें गुजर गए। साल आया 1969 का, और तब इस झगड़े के चलते सोमालिया के उस वक्त के प्रेसिडेंट अब्दी राशिद अली का कत्ल कर दिया गया। और फिर सोमालिया पर सेना की तानाशाही कायम हो गई। जो संविधान, संसद, नए नवेले बने थे, सब भंग कर दिए गए। और 1976 में एक और नियम बना दिया गया कि चुनाव होंगे पर उसमें एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप सोचिए कितना निराला चुनाव होगा। जाओ और आपके लिए सबसे उत्तम उम्मीदवार कौन सा है, विकल्प में से चुनो, विकल्प सिर्फ एक है। आमतौर पर ऐसे में क्या होता है, सेना का अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष बन जाता है। यहां भी यही हुआ और फिर उसने युद्ध का रास्ता चुना। 1977 में सोमालिया ने पड़ोसी देश इथियोपिया पर हमला कर दिया। वजह एक और क्लीशे, जमीन का एक टुकड़ा था। इसी टुकड़े के लिए दुनिया की ज्यादातर जंग लड़ी गई, आज भी लड़ी जा रही हैं। ब्रिटिश राज के दौरान जमीन का एक टुकड़ा इथियोपिया और सोमालिया के बीच फंसा रह गया और इसी के चलते दोनों देशों में युद्ध शुरू हुआ। ये कोल्ड वॉर के दिन थे। रूस ने एक पक्ष का साथ दिया, इथियोपिया क्या।
तो अमेरिका सोमालिया के साथ आ गया। जब तक लड़ाई खत्म हुई, रूस और अमेरिका की सेहत पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर इथियोपिया और सोमालिया चौपट हो गए। एक एंगल और था रूस और अमेरिका की दिलचस्पी का इन दोनों अफ्रीकी देशों में। वो एंगल था तेल के अथाह भंडार। लेकिन स्टेबल सत्ता नहीं तो तेल का कारोबार कौन करे। फिर 1982 में सोमालिया में इसाक खानदान के नेतृत्व में नेशनल मूवमेंट हुआ। जवाब में मिलिट्री ने 50,000 से ज़्यादा लोगों का कत्ल कर दिया। 7 लाख लोग देश छोड़कर इथियोपिया और जिबूती चले गए। अमेरिका और रूस के हटने से बाहर से पैसा आना बंद हो गया था। इसके चलते फिर 90 के दशक में सोमालिया में भयंकर अकाल भी पड़ा। यूएन ने मदद की पेशकश की, पर हालात इतने भयावह कि 1995 तक यूएन को भी सोमालिया में अपने प्रोग्राम बंद करने पड़े, यानी खाने के लाले पड़े। पर जंग से फुर्सत फिर भी नहीं। 2004 तक ये मारकाट चलती रही। बड़ी मुश्किल से फिर उस बरस एक राष्ट्रपति नियुक्त हुआ जो प्रकट तौर पर सबको मान्य था। लेकिन तब तक इस्लामिक कट्टरपंथ ने सोमालिया में अपनी जड़ें जमा ली थी। देश के हालात बदतर, खाने को नहीं, पहनने को नहीं। और ये मौका देखकर अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों ने भी सोमालिया को रिक्रूटिंग का नया अड्डा बना लिया। फिर 2007 के आसपास यहाँ एक और आतंकी संगठन ने जन्म लिया जिसका नाम था अल शबाब। 2011 में सोमालिया में एक और भयंकर अकाल पड़ा। अफ्रीकी देशों के समूह ने कोशिश की कि कैसे भी करके सोमालिया में राजनीतिक स्थिरता लाई जाए, लेकिन तब तक एक और जिन्न बोतल से बाहर निकल चुका था, समुद्री डाकुओं का। ये भी सोमालिया से ही निकले थे। ये लोग हिंद महासागर में जहाज़ों पर लूटपाट मचाते, बंधक बनाते। ये वो दौर था जब सोमालिया को डाकुओं के देश के नाम से जाना जाने लगा। दुनिया के बड़े देशों का व्यापार हिंद महासागर से होता था। सोमालिया के डाकू इसी पानी की टेरिटरी पर हमला करते थे, जहाज़ों के ऊपर। जब उन्होंने हमला चालू रखा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस तरफ ध्यान दिया। कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकले, इसकी कोशिशें और तेज शुरू हुई। फिर 2012 में सोमालिया में 45 साल के बाद चुनाव हुए। एकेडमिक और सोशल एक्टिविस्ट हसन शेख मोहम्मद इसके बाद राष्ट्रपति बने। 2015 में उन्होंने भी सिक्योरिटी का हवाला देते हुए अगले चुनाव की बात टाल दी। बात बेजा भी नहीं थी। जब भी चुनाव की बात आती तो बम धमाके शुरू हो जाते, और इन सब के पीछे था आतंकवादी संगठन अल शबाब। अभी हमने आपको बताया सोमालिया में चुनाव हुए 2012 में, पर यह भी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुए थे। वहाँ लोगों को एक व्यक्ति एक मत का अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है। एक दिक्कत और है वहाँ पर, जब चुनाव होते हैं, मतपेटी की सुरक्षा। देश में इतने आतंकवादी संगठन हैं, चरमपंथी संगठन हैं कि मतपेटियों की रखवाली करना भी टेढ़ी खीर है। इसलिए चुनाव के लिए इनडायरेक्ट तरीका अपनाया जाता है। अलग अलग सूबों से संसद में लोग चुनकर भेजे जाते हैं, लेकिन इनका चयन लोग नहीं, कबीलों के सरदार करते हैं। 2017 में भी ऐसा ही हुआ। एक एयरपोर्ट हैंगर के भीतर देश के चुनाव करवा लिए गए और नए राष्ट्रपति बन गए मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। लोगों को लगा नया हीरो आया है, अब कुछ बेहतर होगा। दुनिया के बाकी सुपर हीरोज की तरह ये हीरो भी अमेरिका से आया था। सख्त प्रशासनिक और ईमानदार छवि लिए था। अमेरिका ने भी नए राष्ट्रपति की आवाभगत की अपना दोस्त बताया। अब्दुल्लाही मोहम्मद एक और खास नाम से जाने जाते हैं सोमालिया में, फरमाजो। इतालवी भाषा में चीज़ को इल फरमाजो कहा जाता है, जो मोहम्मद अब्दुल्लाही के पिता का सबसे प्रिय भोजन हुआ करता था। इसीलिए उन्हें फरमाजो के नाम से बुलाया जाता है। फरमाजो ने अपनी अधिकतर जिंदगी अमेरिका में बिताई। 1985 में वो अमेरिका पहुंचे, सोमाली एम्बेसी में एक जूनियर डिप्लोमेट के तौर पर। फिर सोमालिया में गृह युद्ध छिड़ा तो फरमाजो कनाडा में पॉलिटिकल असाइलम पाने की कोशिश करने लगे। ये मिल भी गया। फिर 1990 में उन्होंने शादी की और अमेरिका आ गए और यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो में पढ़ाई की, नागरिक बन गए। 2002 में एक चुनावी कैंडिडेट के लिए प्रचार किया और फिर न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में नौकरी भी लग गई। सब बढ़िया चल रहा था, यहाँ तक कि फरमाजो सोमाली अमेरिकन समुदाय के नेता भी चुन लिए गए थे। लेकिन फिर सवाल ये कि अमेरिका में रह रहे फरमाजो की सोमालिया की पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई। हुआ यूं कि 2010 में सोमालिया के राष्ट्रपति उस समय के शरीफ शेख अहमद, उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। न्यूयॉर्क में उनकी मुलाकात फरमाजो से हुई। वो इतना प्रभावित हुए फरमाजो से कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का न्योता दे दिया। फरमाजो ने न्योता स्वीकार किया और सोमालिया के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन 8 महीने में ही उन्हें देश की हकीकत समझ आ गई। लौट के फिर अमेरिका पहुंच गए और पुरानी नौकरी ज्वाइन कर ली। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने एक नई पार्टी भी बनाई, टायो पार्टी के नाम से। यूके, स्वीडन आदि देशों का दौरा कर वहां रहने वाले सोमाली लोगों से उन्होंने अपने लिए समर्थन भी जुटाया टायो पार्टी के लिए। 2012 में फिर देश वापस पहुंचे और चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की, पर जीत नहीं पाए। 5 बरस बीते
2017 में फरमाजो को जीत मिली, अमेरिका से समर्थन भी, पर बाद में पता चला कि इस चुनाव में भारी धांधली हुई थी। एक एक वोट के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए थे। इल्जाम लगा कतर पर, मामला तेल से जुड़ा था। कतर इनकार करता है, पर आम नॉलेज यही है कि तेल के चक्कर में उसके इंटरेस्ट सोमालिया से जुड़े हैं। बहरहाल अमेरिकन सुपर हीरोज की इमेज रखने वाले फरमाजो की असलियत जल्द सामने आ गई। 2018 से खबरें आने लगीं कि फरमाजो अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगा रहा है, और एक शख्स का नाम बार बार सामने आया, फहाद यासीन। ये जनाब सोमालिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी के हेड हैं। फहाद यासीन खुद एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी के पत्रकार रह चुके हैं। बताया जाता है कि 2017 में फहाद ने ही फरमाजो की कतर से फंड हासिल करने में मदद की थी, और बदले में उन्हें इंटेलिजेंस का हेड बनाया गया। सब कुछ चंगा चल रहा था उनके लिए। अमेरिका भी फरमाजो को समर्थन दे रहा था, पर 2019 में इक्वेशन बदल गई। 2019 में अचानक फरमाजो ने अमेरिकी नागरिकता त्याग दी। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए फरमाजो का नागरिकता त्याग देना किसी के गले नहीं उतर रहा था। बाद में पता चला अमेरिकी इंटरनल रेवेन्यू संस्था यानी IRS फरमाजो की कमाई का ऑडिट करने जा रही थी। ऐसा होता उससे पहले ही उन्होंने पासपोर्ट, नागरिकता और नैतिकता सब तज दिए। अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की। किस तरह की उपलब्धियां? सोमालिया को 14,000 करोड़ रुपए के कर्जे से माफी दिलवाना, लेकिन इस दौरान उन पर मानवाधिकार हनन के आरोप भी लगे। 2020 में फरमाजो ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सोमालिया के नए संविधान के तहत वो ऐसा कर सकते थे। PM बने अब मोहम्मद हुसैन रोबल। तो अब एक तरफ फरमाजो हैं राष्ट्रपति, एक तरफ रोबल हैं प्रधानमंत्री, और रोबल के आते ही सत्ता के दो केंद्र बन गए। इसीलिए मैंने आपको एक तरफ और दूसरी तरफ का संकेत किया। इन दोनों के बीच दरार कब पड़ी? फरवरी 2021 में शुरुआत हुई। इस साल इस महीने फरमाजो का कार्यकाल खत्म होना था, पर उन्होंने अपने कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया। संविधान की कसम खाने वाले फरमाजो ने ऐसा क्यों किया? 2 मत हैं। पहला तो ऑब्वियस है, सत्ता का लालच, पर कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी बात कही गई कि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का सौदा भी एक वजह है, और यहीं पर एंट्री होती है गेस व्हाट, अमेरिका की। साल 2021 के पहले कुछ दिनों में खबर आई कि 2 अमेरिकी कंपनी सोमालिया पहुंची, फरमाजो से मुलाकात की। इन कंपनियों के नाम लिबर्टी पेट्रोलियम और कोस्टलाइन एक्सप्लोरेशन। मीडिया के मुताबिक सब कुछ तय था। साइनिंग ऑफ प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट नाम का बैनर भी बन चुका था, जिसके तहत सोमालिया के 110 करोड़ बैरल कच्चे तेल का कारोबार तय होना था। पर अचानक सब कुछ कैंसिल। सरकार ने डील से इनकार कर दिया। कंपनी क्यों आई, क्या हुआ, कोई जानकारी भी प्रेस में नहीं दी गई। दिक्कत यह है कि सोमालिया में सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं। कुछ भी तय हो जाता है, कुछ भी कैंसिल हो जाता है। कबीलाई लीडर, मिलिटेंट्स ग्रुप, सबकी भरमार है, और इनको साथ लिए बिना कोई भी कंपनी कारोबार नहीं कर सकती। कहा जाता है कि इन सब गुटों के साथ सरकार सहमति नहीं बना पाई, इसीलिए ऐन मौके पर सारी प्रॉमिसेस धरी रह गई। ये घटना हो गई, फिर हुआ इंटरनेशनल प्रेशर। फरमाजो इस प्रेशर के बीच चुनाव कराने के लिए तैयार हुए। बातचीत का रास्ता भी निकला। PM और प्रेसिडेंट के बीच तय हुआ अक्टूबर 2021 में चुनाव होंगे, लेकिन बात फिर अटक गई नेशनल इंटेलिजेंस वाली एजेंसी पर, NISA पर, जो सोमालिया की गुप्तचर एजेंसी है। फरमाजो की सारी ताकत इसी के बल पर थी। वो चाहते थे कि इसका अध्यक्ष वो चुने, और PM जो है रोबल, वो अपना कैंडिडेट लाना चाहते थे। तो फिर अटक गई बात अक्टूबर से पहले ही। ताज़ा खबर यह है कि फरमाजो ने प्रधानमंत्री रोबल को बर्खास्त कर दिया। सोमालियन मरीन फोर्सेस के कमांडर को भी बर्खास्त कर दिया। रोबल पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने राजधानी मोगादिशु में गैरकानूनी रूप से ज़मीन अपने नाम की। इससे पहले भी राष्ट्रपति फरमोजा रोबल पर लगातार आक्रामक बने हुए थे। इसी महीने उनके ऑफिस से बयान भी जारी हुआ कि रोबल के रहते शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। आप कहेंगे चुनाव तो अक्टूबर में होने थे, ये रस्साकशी चल रही थी ना बातचीत की, तो वो भी आगे खिसक गए थे। रोबल को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति फरमाजो क्या बोले? प्रधानमंत्री के काम और शक्तियों को जांच होने तक निलंबित किया गया है। उनकी जगह मेहदी मोहम्मद गुलेद कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे। PM रोबल ने क्या कहा? मेरी बर्खास्तगी असंवैधानिक है, मैं पद से नहीं हटूंगा। इसके अलावा रोबल ने फरमोजा को पूर्व राष्ट्रपति बताया। सुरक्षा बलों को कहा कि सीधे मेरे ऑफिस को रिपोर्ट करो, और यह भी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल फरवरी में ही खत्म हो चुका है। इस पूरे प्रकरण के पीछे उनकी मंशा चुनाव में धांधली की है, ताकि वो पद पर बने रहें। तो कुल मामला ये कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में ठन गई, बीच में सेना फंसी है। राष्ट्रपति फरमोजा और प्रधानमंत्री रोबल दोनों अलग अलग कबीलों से आते हैं, तो ये कबीलों का झगड़ा भी है। सरकार और सेना में भी कबीलों के हिसाब से गुट बन गए हैं, जो अपने अपने नेता को सपोर्ट कर रहे हैं। कल यानी मंगलवार 27 दिसंबर को सेना का एक गुट राष्ट्रपति आवास के पास तैनात हो गया। ये रोबल धड़ा है, जो प्रधानमंत्री का पक्षधर है। इसी तरह ट्रूप्स की संख्या प्रधानमंत्री आवास के पास भी काफ़ी है। अब आप गैस कर लीजिए ये किसका समर्थक होगा।
राजधानी के अलग अलग इलाकों में सेना के अलग अलग गुटों का कब्जा है। कितना अजीब सा लगता है ना सुनने में, सेना के गुट। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति आवास के पास तैनात ट्रूप्स हैवी मशीन गन और आरपीजी से लैस हैं। आशंका है छोटी सी चिंगारी देश को दोबारा गृह युद्ध में धकेल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे गृह युद्ध की तरफ हालात हैं तो चुनाव का क्या हुआ? चुनाव भी शुरू हो चुके हैं, पर शुरू ही हो पाए हैं, गाड़ी बीच में अटक गई। 1 नवंबर से चुनाव शुरू हुए। अब तक सिर्फ 24 सांसदों को चुनाव के लिए चुना जा चुका है। चुनाव के बाद 24 दिसंबर तक इलेक्शन पूरे होने थे, लेकिन ताज़ा विवाद देखते हुए आगे की चुनाव प्रक्रिया संशय के घेरे में है। अब ये तो देश की बात हो गई सोमालिया की। दुनिया क्या कर रही है? अमेरिका, ब्रिटेन, यूएन, इन्होंने दोनों पक्षों को बैठकर बात करने को कहा, पहले भी कह चुके हैं, लेकिन हाई वोल्टेज चुनाव को देखते हुए कोई भी धड़ा फिलहाल झुकने को तैयार नहीं दिखता। इन सब के बीच बाकी देश का हाल ये है कि कोरोना की ज़बरदस्त मार, 90% से ज़्यादा इलाके में सूखा, यूएन के मुताबिक 40 लाख लोग खाद्य संकट के घेरे में हैं। लेकिन सत्ता के गलियारे का समाजशास्त्र आखिरी खेल खेल रहा है, क्लीशे खेल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सोमालिया का आगे जो अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। फिलहाल दुनियादारी में इतना ही। खुश रहिए, खुश रखिए अपनों को सब जतन के साथ। शुभ रात्रि।